वेलकम बैक टू माय डियर स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम बात करेंगे होम्योस्टेसिस के बारे में, चैप्टर नंबर 1 क्लास 12। जैसा कि हमें पता है कि हर ऑर्गेनिज्म को सरवाइव करने के लिए कुछ बेसिक नेसेसिटीज़ की ज़रूरत होती है। तो उस बेसिक नेसेसिटीज़ के बारे में बात करेंगे। और जैसे कि हम देखते हैं कि लाइफ जो है वो स्मॉलर से कॉम्प्लेक्स की तरफ जा रही है। तो जैसे ही कॉम्प्लेक्स की तरफ जा रही होती है तो उनकी लाइफ के अंदर हर्डल्स भी इंक्रीज़ हो रही होती है। तो उनका सामना भी उनको जो है एनिमल्स को या ह्यूमंस को या हर ऑर्गेनिज्म को उनको अंदर जो है ये एक नेचुरल जो है फेज़ होता है जो उनको उन सब चीज़ों से महफूज रखता है और प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट दिस पर्सन फॉर एग्ज़ाम्पल। तो इस पर्सन को कौन कौन सी परेशानियां हो सकती हैं। इसको मौसम की तब्दीलियों का सामना करना पड़ता है, इसको वाटर के अंदर चेंजेस का भी सामना करना पड़ता है, इसको बॉडी के अंदर जो पीएच है जो कि सेवरल ऑर्गन्स की तरफ अलग अलग पाई जाती है, अलग अलग पीएच हर ऑर्गन की पाई जाती है। आप इंटेस्टाइन की देखो तो अलग पीएच होगी, स्टमक की देखो तो अलग पीएच होगी, यूरिन की हमारी अलग से पीएच होती है। तो उसको मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है, अदरवाइज़ नॉर्मल फंक्शनिंग डिस्टर्ब हो सकती है। एसिडिटी का सामना करना पड़ता है, अल्कलाइनिटी का सामना, ज़्यादा अल्कलाइन का सामना करना पड़ता है। और बहुत बड़ा जो है वो है टेम्परेचर का। सीज़न आ गया, पीएच चेंज आ गया, वाटर आ गया और टेम्परेचर आ गया। तो इन सब चीज़ों का सामना किसको करना पड़ता है? इस बंदे को करना पड़ता है। तो इसके लिए इसके अलावा भी कुछ चीज़ें होती हैं जिसका सामना जो है ये बंदा करता है, मगर किस वजह से? क्योंकि ये कुछ वाइटल एक्टिविटीज़ परफॉर्म करता है। ये न्यूट्रिशन खाता है, खाना खाता है, ये रेस्पिरेशन लेता है। अच्छा, जब ये लेता है, खाना खाता है या रेस्पिरेशन लेता है, तो इसके कुछ एंड प्रोडक्ट हैं। वो एंड प्रोडक्ट हो सकता है कि बॉडी के लिए टॉक्सिक हो। ठीक है, तो उन टॉक्सिक सब्सटेंसेस को जो है बॉडी के अंदर रहना नहीं चाहिए, उसको बॉडी के बाहर जाना चाहिए। अगर रहेगी बॉडी के अंदर तो टॉक्सिसिटी कॉज हो सकती है। जब टॉक्सिसिटी कॉज होगी तो नॉर्मल फंक्शनिंग तो मतलब प्रॉपरली फंक्शन हो ही नहीं सकेगा। तो इस वजह से हमारी बॉडी के पास कुदरत ने एक सिस्टम रखा है जिसको हम कहते हैं होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस का मतलब ये है टू स्टे द सेम। कुछ भी हो जाए, इन्वायरमेंट के अंदर कोई भी आ जाए, कोई भी तूफान आ जाए, मगर बॉडी ने क्या करना है? अपनी स्टेट को सेम रखना है, अपने इंटरनल एनवायरनमेंट को सेम रखना है। तो ये ग्रीक वर्ड है, ठीक है, जिसका मतलब है स्टे द सेम। इसके अंदर कुछ मैकेनिज़म्स आते हैं जो कि क्या काम करते हैं मेंटेन करने के लिए ऑर्गेनिज्म की कंडीशंस को, वो कंडीशंस जो कि उसके रहने के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब आप देख लें कि एक अमेबा है जो कि वाटर में रह रही है, एक पॉन्ड में रह रही है, तो उसका इन्वायरमेंट वो पॉन्ड वाटर है। और अगर हम प्लांट की बात करें, हायर प्लांट्स की बात करें, तो उनके सेल्स के बीच में क्या होता है? फ्लूइड होता है, उसको हम सेल सेप कहते हैं। तो वो सेल का इन्वायरमेंट है। हायर एनिमल्स की बात करते हैं तो हायर एनिमल्स के अंदर सेल्स के बीच में इंटरस्टिशियल फ्लूइड होता है, या हम इसको कहते हैं टिश्यू फ्लूइड कहते हैं। तो वो उनका क्या होता है? इन टिश्यू फ्लूइड क्या होता है? उनका इन्वायरमेंट होता है। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये सेल्स हैं, सेल के बीच में ये वाले क्या पाए जा रहे हैं? फ्लूइड है, टिश्यू फ्लूइड कह रहे हैं। तो ये इन्वायरमेंट है, इनका स्टेडी रहना, इनका मेंटेन रहना, इनका आइसोटोनिक रहना बेसिकली ज़रूरी है एक प्रॉपर होम्योस्टेसिस को कायम करने में और नॉर्मल फंक्शनिंग को जारी रखने में इनसाइड द एनिमल बॉडी। ठीक है, तो अगर हम बात करें होम्योस्टेसिस, तो होम्योस्टेसिस अकेला नहीं है, इसके साथ कुछ और भी फंक्शंस होते हैं जो साथ मिलकर काम करते हैं। जैसे कि इसके साथ हो गया ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन के अंदर बॉडी चाहती है कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर है या ऑस्मोसिस है वो मेंटेन रहे, मतलब वाटर का और सॉल्यूट्स का जो बैलेंस है ना बॉडी के अंदर वो मेंटेन रहे, वो गड़बड़ नहीं हो। और एक्सक्रिएशन, अब जब जैसे ही नाइट्रोजीनस हम फूड खाते हैं तो फूड के अंदर प्रोटीन्स हैं, ठीक है, फूड के अंदर हमारे पास फैट हैं, फूड के अंदर हमारे पास कार्ब है।
इन सब चीज़ों के अंदर ना कहीं नाइट्रोजन का बड़ा किरदार होता है। नाइट्रोजन प्रोटीन के स्ट्रक्चर में हम पढ़ेंगे तो नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा है, फैट के पास भी नाइट्रोजन है, कार्ब्स के पास भी नाइट्रोजन कुछ। तो एक्सक्रिएशन के अंदर हम अगर प्रोटीन्स खा रहे हैं, फैट्स खा रहे हैं, या हमारे पास कार्ब्स अवेलेबल हैं, उसके एंड प्रोडक्ट हमारे पास नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन का बॉडी में एक्यूमुलेट होना बहुत ही टॉक्सिसिटी फैला सकता है, तो बॉडी से ये नाइट्रोजनियस वेस्ट आउट होता है विद द हेल्प ऑफ एक्सक्रिएशन। तो एक्सक्रिएशन को हम कहते हैं रिमूवल ऑफ द नाइट्रोजनियस वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। तीसरा है थर्मो रेगुलेशन, क्योंकि हम ऑर्गेनिजम्स या हम ह्यूमन बीइंग्स क्या हैं, वार्म ब्लडेड हैं, उनका टेम्परेचर रेगुलेट होना चाहिए नॉट अकॉर्डिंग टू द इन्वायरमेंट। एक थर्मो रेगुलेशन का मतलब है कि बॉडी का जो सेट पॉइंट है, जो टेम्परेचर बॉडी ने सेट किया हुआ है कि यही टेम्परेचर मुझे किसी भी सूरत में चाहिए, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, तो बॉडी उसको रेगुलेट करती है। तो कुछ उसके मैकेनिज़म्स हैं जो कि थर्मो रेगुलेशन में हम पढ़ेंगे। तो ये 3 बेसिक कंपोनेंट्स हैं होम्योस्टेसिस के, जो कि हम आगे चल के इस पूरे चैप्टर में लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कंसेप्ट ऑफ द फीडबैक। अच्छा, फीडबैक हर चीज़ में शामिल होती है। हम टीचर्स पढ़ा रहे होते हैं बच्चों को, तो आखिर में हम फीडबैक लेते हैं। आप लोगों को कोई चीज़ समझ आई नहीं आई, क्वेश्चनिंग होती है, तो इसी तरीके से हमारी बॉडी के अंदर भी फीडबैक होती है, जिसका मतलब होता है चेक एंड बैलेंस। किसी चीज़ को चेक करना, और अगर ऊपर बढ़ी हुई है तो उसको बैलेंस कर देना, उसकी अपनी हालत के अंदर उसको कन्वर्ट करना। तो चेक एंड बैलेंस के लिए हमारी बॉडी के अंदर जो है कुछ ऑर्गन्स होते हैं, स्पेशल ऑर्गन्स होते हैं, जिसको हम कहते हैं रिसेप्टर्स। हमने बचपन से ही सुना होगा रिसेप्टर्स का नाम, कोऑर्डिनेटर का नाम, इफेक्टर का नाम। तो रिसेप्टर्स को जो स्पेशलाइज्ड ऑर्गन होते हैं जो कि बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स की तरफ लोकेट होते हैं। हाथ में भी कुछ रिसेप्टर्स हैं, हमारे लेग्स पे भी कुछ रिसेप्टर्स हैं। जैसे ही कोई चेंज आता है, स्टिमुलाई लगती है, कोई भी चेंज आता है इन्वायरमेंट के अंदर, तो ये डिटेक्ट होता है रिसेप्टर से। रिसेप्टर्स मैसेज भेजते हैं ब्रेन के पास, जिसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेटर। जो कोऑर्डिनेटर है, अब ये मैसेज को जनरेट करता है, और मैसेज को जनरेट करने के बाद ये इफेक्टर की तरफ मैसेज भेजता है कि ये चेंज आया है, इसका रिस्पॉन्स आपने ये वाला देना है, ठीक है। तो ये हो गया इफेक्टर की तरफ मैसेज आना। तो दिस इज बेसिकली रिसेप्टर और इफेक्टर की तरफ मैसेज आना। Now let's talk about the 2 main types of the feedback system, which is known as a negative feedback and the positive feedback. Negative feedback का मतलब है कि हमारे पास अपोजिट रिएक्शन होगा, ठीक है। कोई चीज़ बढ़ रही है, फीडबैक के ज़रिए वो कम होगी। फॉर एग्जाम्पल, एक बंदा है जिसको कैंडीज़ बहुत पसंद है, वो कैंडीज़ बहुत ज़्यादा खा लेता है। जब वो खा लेता है तो उसके ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। जब ग्लूकोज लेवल हाई हो जाता है ना, तो बॉडी को उसको मेंटेन करना है, ग्लूकोज को मेंटेन करना है, ठीक है। तो अब बॉडी क्या करेगी, पैनक्रियाज को मैसेज देगी कि पैनक्रियाज तुम्हारा काम स्टार्ट हो रहा है, तुमने क्या करना है, इंसुलिन को सेक्रेट करना है। इंसुलिन क्या करेगी, ज़्यादा बढ़ी हुई ग्लूकोज की लेवल को ग्लाइकोजन के अंदर कन्वर्ट करके बॉडी के अंदर स्टोर कर देगी। सिंपल सी बात है। अगर यही मैकेनिज्म लो लेवल पर हो, तो लो लेवल पर होता है तो फिर क्या होता है, पेनक्रियाज रिलीज करते हैं एक हार्मोन जिसको कहते हैं ग्लूकागोन। ग्लूकागोन इस ग्लाइकोजन को कन्वर्ट करेगी ग्लूकोज के अंदर और बॉडी को फराहम करेगी। तो जब कम है ग्लूकोज तो बढ़ जाएगी, जब ज़्यादा है ग्लूकोज तो फिर कम हो जाएगी। तो ये जो फीडबैक है बॉडी कर रही है ये काम, इसको कहते हैं नेगेटिव फीडबैक सिस्टम। मतलब अपोजिट रिएक्शन प्रोड्यूस हो रहा है। अगर कोई चीज़ बढ़ रही है तो उसके जो रिएक्शन प्रोड्यूस होगा वो उसको कम करने की कोशिश करेगा, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द पॉजिटिव फीडबैक। बहुत ही सिंपल सा है, सेम रिएक्शन, सीरीज ऑफ सेम रिएक्शन स्टार्ट हो जाएंगे। अगर एक बंदा है जिसको बहुत गर्मी लग रही है और बाहर निकल रहा है तो तपती हुई धूप के अंदर, इसके अंदर 40 से 45 डिग्री सेंटीग्रेड है, और हुकूमत ने कहा हुआ है कि ख़तरा है कि हीट स्ट्रोक लग सकता है, और उस बंदे को हीट स्ट्रोक लग भी गया। अब हीट स्ट्रोक लगने के बाद उसका टेम्परेचर मज़ीद बढ़ जाता है, तो क्या कहेंगे, पॉजिटिव फीडबैक है, विच इज़ अ सीरीज ऑफ सिमिलर रिएक्शन। In the next video, we will talk about the osmoregulation. Thanks for watching this.